नमस्कार साथियों, क्या हालचाल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 2000 वर्ष पूर्व चुंबक के बारे में क्या लोगों को मालूम था। उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे ओस्टर्ड का प्रयोग क्या था और ओस्टर्ड की जो विभिन्न स्थितियां थी उन स्थितियां को भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने प्रयोग किया था। उसके बाद में हम लोग देखेंगे बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम क्या था और कुछ यहाँ भी स्थितियाँ थीं उनके बारे में देखेंगे। और लास्ट हम लोग फाइनली बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र प्रूफ करेंगे। और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई है और प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, तो हम लोग देखेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में। अभी का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2000 वर्ष पूर्व क्या था। तो एक बात आप ध्यान कर लीजिए कि आज से 2000 या 2500 वर्ष पूर्व भी सभी को चुंबक के बारे में मालूम था कि चुंबक कोई पदार्थ होता है या कोई पत्थर होता है जो किसी लोह तत्व को अपने तरफ आकर्षित करता है। लेकिन उसके बाद में एक चमत्कार हुआ, आइए हम लोग देखते हैं। 2000 वर्ष पहले विद्युत धारा भौतिक विज्ञान की अलग शाखा थी और चुंबक जो था वो अलग शाखा थी। लेकिन 1820 ईस्वी में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि इन दोनों को मिलाकर भौतिक विज्ञान की एक नई शाखा बनाई गई। तो सबसे पहले विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये 2000 वर्ष पहले भी लगभग मालूम था। और उसके बाद में चुंबकत्व के बारे में, वे पदार्थ जो लोह तत्व को आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं। ये चीज़ 2000 वर्ष पहले 2500 वर्ष पहले लोगों को मालूम था। लेकिन इससे पहले जितने भी लोग थे विद्युत धारा को और चुंबक को अलग अलग पढ़ते। हालांकि विद्युत धारा के बारे में केवल नाम ही था कि विद्युत धारा कोई चीज़ होती है, बाकी खास इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं था। लेकिन चुंबक के बारे में सभी को था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 1820 ईस्वी में क्या चमत्कार हुआ। तो 1820 ईस्वी में एक चीज़ ध्यान देना, ये ओस्टर्ड के प्रयोग का समय था जब ओस्टर्ड ने कुछ बताया था। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ओस्टर्ड के बारे में पढ़ते हैं। 14 अगस्त 1777 ईस्वी में एक चमत्कार हुआ। ये मजाक की बात है, चमत्कार मतलब एक बालक का जन्म हुआ और एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम हैंस क्रिस्टियन ओस्टर्ड पड़ा। यानी कि ये देखो चमत्कार ऐसा नहीं है, ये इसका जन्म हुआ इसलिए कह रहे हैं कि चमत्कार हुआ, ठीक है। तो ओस्टर्ड का जन्म कब हुआ था? 1777 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में सन 1820 में वैज्ञानिक ओस्टर्ड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया। यानी कि सन 1820 में क्या हुआ कि वैज्ञानिक ओस्टर्ड जो थे उन्होंने चुंबकीय प्रभाव यानी कि विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज किया कि जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे कि हम लोग थोड़ा सा यदि समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि ये एक वायर है और इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इसके चारों तरफ मान लीजिए पेन है हमारा, तो इस पेन के क्या होगा, चारों तरफ, पेन के चारों तरफ विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और विद्युत धारा तथा चुंबक के बीच संबंध बताया जिसे ओस्टर्ड का प्रयोग कहते हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया कि विद्युत धारा जो था ये 2000 वर्ष पहले विद्युत धारा जो था और चुंबकत्व जो था ये अलग अलग शाखा थी, अलग अलग हम लोग अध्ययन करते थे, अलग अलग दोनों का मतलब था। लेकिन यहाँ पर चुंबक और विद्युत धारा के संबंध को इन्होंने बताया कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच क्या संबंध है, जिसे हम लोग ओस्टर्ड का प्रयोग कहते हैं। ओस्टर्ड के प्रयोग के बारे में जानते हैं, ठीक है। जिसके पश्चात भौतिक विज्ञान की एक नई शाखा विद्युत चुंबकत्व का जन्म हुआ और हमको क्या मिला, एक नया शाखा मिला। इन दोनों को मिलने से विद्युत और चुंबकत्व क्या मिला, विद्युत चुंबकत्व। तो हम लोग को मिला एक नई शाखा जिसे कहते हैं विद्युत चुंबकत्व, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे ओस्टर्ड का क्या प्रयोग है। तो आइए हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में।
चुंबकीय क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसमें क्या होता है, आप पहले ये समझ लीजिए कि आवेश के बारे में क्या है थोड़ा सा। जब कहीं पर आवेश होता है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जहाँ पर हम यदि जाएंगे तो हमको विद्युत का आभास होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ऐसे ही कहीं पर जब चुंबक रखा होता है तो उसके चारों तरफ एक हमको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम लोग जरा पढ़ते हैं, जिस प्रकार से आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, उसी प्रकार से चुंबक पदार्थ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये मान लीजिए चुंबक पदार्थ है तो इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ऐसे देखेंगे यहाँ से इधर से। और एक खास बात कि बाहर हम लोग देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, लेकिन इस चुंबक के अंदर जो होता है वो साउथ से नॉर्थ आता है, साउथ से नॉर्थ, और बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ आता है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखे हैं कि जिस प्रकार आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है, उसी प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद में हम आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, आपको ध्यान देना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बाकी यदि नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। कैसे पता करें कि किसी जगह पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के कारण है या धारावाही चालक के कारण है, क्योंकि पृथ्वी के पास भी चुंबकीय गुण होता है। देखिए इसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कि जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी, उस पृथ्वी के पास भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, नॉर्थ और साउथ। क्या होता है, नॉर्थ और साउथ होता है, तो उसके कारण भी हमको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न मिलता है। और दूसरा, जो चुंबकीय पदार्थ होता है उसके कारण भी हमको चुंबक क्षेत्र मिलता है। तो हम लोग किसी जगह पर मान लीजिए हम कंपास को रख रहे हैं और कंपास की सहायता से हम चेक करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये पृथ्वी का चुंबक दिखा रहा है कंपास या फिर ये विद्युत धारा का चुंबक दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में डालिएगा। और यदि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप बहुत बढ़िया देख रहे हैं। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ओस्टर्ड का प्रयोग। लेकिन हाँ, उससे पहले यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम लोग आइए देखते हैं ओस्टर्ड के प्रयोग के बारे में। ओस्टर्ड का प्रयोग। ओस्टर्ड के प्रयोग से पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें चित्र देख लेते हैं। ओस्टर्ड के प्रयोग में हमको इस तरह के चित्र दिखाए जाएंगे और जिसके बारे में हमको समझना होगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो आइए हम लोग ओस्टर्ड का प्रयोग देखते हैं। सन 1820 में ओस्टर्ड ने पता लगाया कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है। सन 1820 में ओस्टर्ड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पता लगाया कि जिस प्रकार से चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, मान लीजिए ये है चुंबक, तो चुंबक के चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार से यदि कोई विद्युत धारा बह रहा हो, कोई विद्युत धारा बह रहा हो तो उसके चारों तरफ भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है। तो इसी को हम लोग आज इस एक्सपेरिमेंट में, इस प्रयोग में देखने वाले हैं। इस प्रयोग को समझने के लिए हमको 3 स्थितियों से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद में हम बिल्कुल आसानी से ओस्टर्ड के प्रयोग के बारे में समझ जाएंगे। और हम जानते हैं कि ओस्टर्ड का जन्म कब हुआ था, 1777 में। ठीक है, तो आइए हम लोग ओस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट की स्थिति को समझते हैं। धारावाही चालक में चुंबकीय प्रभाव को हम 3 प्रयोग द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि कोई भी धारावाही चालक है, ये वायर है, धारा जिसमें बह रहा है मान लीजिए, तो उसको हम 3 प्रयोग द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। पहला तो ये दिखाया गया है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो आइए हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। दिए गए परिपथ में जब धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो, अर्थात कुंजी खुला हो, मतलब जो ये परिपथ है, इस परिपथ में हम मान लीजिए ये कुंजी खुला हुआ है
यानी कि जो बटन है वो खुला है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें क्या हो रहा है। ये देखेंगे, ये बैटरी है, बैटरी से हम तार को यहाँ से लगा के फिर इधर से रीडर टर्मिनल से कर दिए हैं। उसके बीच में हम एक कंपास, जिससे हम लोग विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक क्षेत्र को हम लोग मापते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो कंपास होता है उसका सुई जो होता है, एक साउथ होता है, दूसरा नॉर्थ होता है, और इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है, मतलब कोई भी इसमें स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है जब हम लोग धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, कुंजी खुला होता है। तो हम लोग अब दूसरे स्टेप में इस कुंजी को बंद कर देंगे, इस वायर को जोड़ देंगे, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो स्टेप सेकंड में हम लोग देखेंगे, स्टेप सेकंड, दिए गए परिपथ में जब विद्युत धारा ए से बी की दिशा में प्रवाहित हो रहा होता है तब, यानी कि जो दिया गया परिपथ है हमारा, मान लीजिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो जब विद्युत धारा ए से बी की दिशा, मतलब इधर से आ रहा है और इधर की तरफ जा रहा है, प्रवाहित हो रहा होता है, अर्थात हम लोग कुंजी बंद कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? कुंजी बंद कर चुके हैं। तो क्या होगा? तो हम देखेंगे कि जो अभी तक इसका नॉर्थ वाला सिरा था, इस साइड यहाँ पर था और साउथ वाला सिरा यहाँ पर था, उसमें कुछ विक्षेप आ गया है, कुछ चेंजिंग आ गया है इस साइड की तरफ, और हम देखते हैं कि उसकी स्थिति बदल गई है। इसका मतलब कि जब हम लोग किसी भी परिपथ में, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिस कारण ये कंपास जो होता है इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि इसमें विक्षेप आ जाता है। जब बंद था तो हम लोग क्या देखे थे कि इसमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें चेंजिंग आ चुका है। ऐसे हम लोग अब देखेंगे स्टेप थर्ड में क्या होता है। स्टेप थर्ड को हमको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बैटरी को, अभी तक जो हमारा बैटरी था इधर प्लस था इधर माइनस था, अब हमने बैटरी को परिवर्तित कर दिया है। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो दिए गए परिपथ में बैटरी के टर्मिनल परिवर्तन करने पर, यानी कि हमने बैटरी का टर्मिनल जो है वो चेंज कर दिया, प्लस से माइनस की तरफ कर दिया, अर्थात धारा की दिशा बी से ए की तरफ हो गया, यानी कि जो विद्युत धारा जा रहा था वो बी से ए की तरफ अब आने लगा है, पहले किधर से जा रहा था, ए से बी की तरफ। तब हम लोग देखते हैं कि जो कंपास की सुई होती है वो इस बार नॉर्थ वाला नीचे की तरफ और साउथ वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, और हमने जब बैटरी के धन वाले सिरे को इधर के साइड किया था और माइनस वाले को इधर को किया था, तो जो नॉर्थ वाला था वो ऊपर जा रहा था और साउथ वाला नीचे आ रहा था। और जब हम कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे थे तो ये शांत बिल्कुल रुका हुआ था नॉर्थ और साउथ में। इन तीनों प्रयोग से हमको ये पता चलता है कि जब भी विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या हम कहें कि जब भी किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न किया जाएगा तो उसके चारों तरफ जैसे आवेश रहता है उसी तरह से उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। आइए हम लोग अब देखते हैं बायो-सेवर्ट के नियम के बारे में, यानी कि बायो-सेवर्ट ने क्या बताया है। तो और आप चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या आपका जाने वाला है। बायो-सेवर्ट का नियम, सर्वप्रथम ओस्टर ने बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि बायो-सेवर्ट से पहले ओस्टर ने बताया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके बाद में बायो-सेवर्ट ने अपना प्रयोग दिया। तो आइए हम लोग देखते हैं बायो-सेवर्ट ने अपने प्रयोग में क्या बताया था। जिसके बाद बायो-सेवर्ट ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, यानी कि
बायो-सेवर्ट ने तो बताया था कि कोई धारावाही मान लीजिए चालक है तो उस चालक के चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की ताकत यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया। तो आइए हम लोग इनके सूत्र को देखते हैं कि कैसे इन्होंने किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की ताकत यानी कि तीव्रता के बारे में बताया है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल आसानी से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले ए और बी जो है एक विद्युत धारावाही चालक है और जो हमको लास्ट में सूत्र मिलेगा कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल आसानी से पहले देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए और बी जो है एक धारावाही चालक है, उसके एक छोटे से पार्ट को हम ले लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं डेल्टा एल, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई डेल्टा एल। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि ये जो डेल्टा एल है इसके मध्य बिंदु से थोड़ी दूर पर कोई बिंदु पी है और उसके बीच का कोण धारावाही चालक यानी कि तार और जो बिंदु पी है उसके बीच में जो कोण बन रहा है थीटा बन रहा है। ये सब किस तरह से निर्भर करते हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पर, हम लोग आइए देखते हैं। मोस्टली हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देखने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से बना हुआ है। सबसे पहले जो भी हमने चित्र दिखाया उसको हम लोग देखेंगे। माना ए और बी एक धारावाही तार है, धारावाही चालक तार है जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा है यानी कि करंट आई जा रहा है तथा तार का एक छोटा खंड डेल्टा एल जो छोटा सा हमने खंड बताया है कि मध्य बिंदु ओ से आर मीटर दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए कोई बिंदु पी हो तो पी पर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत यानी कि तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करेगी। यानी कि हम लोग देखें कि ये धारावाही चालक है, चालक से थीटा कोण बनाते हुए आर मीटर दूरी पर, इसको हम लोग दूरी अगर रखें तो आर मीटर दूरी पर कोई बिंदु पी है तो इसमें इस पॉइंट पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हम लोग आइए कुछ बातों पर निर्भर करता है। कुछ बात हम लोग देखते हैं उसके बाद सूत्र प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अनुक्रमानुपाती होगा I, यानी कि किसी चालक में यदि धारा ज्यादा जा रहा है विद्युत धारा तो उसका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, चुंबकीय तीव्रता जो होगा, चुंबकीय ताकत जो होगा ज्यादा होगा। उसके बाद में नंबर 2 पे आता है चालक खंड की लंबाई, जो चालक का खंड है लंबाई जो डेल्टा एल है कि अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र है वो अनुक्रमानुपाती होगा डेल्टा एल के, यानी कि डेल्टा एल को हम बढ़ा दें, डेल्टा एल को हम बढ़ा दें, थोड़ा सा यहाँ से कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो बढ़ जाएगी। उसके बाद में हम लोग का तीसरा पॉइंट आता है कि चालक खंड के मध्य बिंदु से पी तक की दूरी जो आर है का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए चालक है कोई, चालक से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। यानी कि दूरी बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, दूरी बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है इसका मतलब दूरी घट रहा है। तो वही लिखा है चालक खंड के मध्य बिंदु से पी तक की दूरी के वर्ग यानी कि आर जो है उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसके बाद में चौथा जो बता रहा है कि चालक खंड तथा दूरी आर के बीच बनने वाला जो कोण है उसकी ज मतलब होता है जो साइन होता है अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। देखिए इसमें हम लोग एक ही चीज समझ लेते हैं, दूरी बढ़ेगी इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र
की तीव्रता घटेगी, और थीटा का मान जो होगा बढ़ेगा, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। डेल्टा एल बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगा। यदि धारा बढ़ रहा है, यानी कि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वो बढ़ रहा है, तो हम देखेंगे कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। इन सभी चारों को हम लोग एक साथ मिला दे तो चारों नियमों को मिलाने पर, यानी कि जो अभी हमने चारों नियम ये पढ़े हैं, इन चारों नियमों को आपस में मिला दें। देखिए एक साइड में आप देखेंगे तो जो है एक समान है, और दूसरे साइड में अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम लोग सभी को मिला देंगे तो बी अनुक्रमानुपाती आई था, बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल था, बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा था, और बी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर था। तो ये हमारा चारों नियमों को मिलाने पर एक सूत्र प्रूफ होगा। उसके बाद में आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का निशान आता है, और उसके साथ एक नियतांक आता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। कहीं भी समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो उसमें एक नियतांक जरूर आता है। तो B म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यही ऊपर वाला सेम टू सेम आई dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये रहा हमारा बायो सेवर्ट का फाइनल फार्मूला। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ये जो म्यू नॉट अपान 4 पाई है एक नियतांक है जिसका मान 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ये क्या है, एक नियतांक है। लेकिन एक खास बात, जैसे हम लोग देखे थे कि विद्युत क्षेत्र में एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता था, ऐसे यहाँ पर म्यू नॉट जो है निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है, जिसका मान जो होता है पाई, जिसका मान जो होता है म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी। इसके लिए यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।